हाय स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट की जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जहाँ पर पहले हमें विदाउट एक्सपेंडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, जहाँ हम एक्सपेंशन नहीं कर सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का यूज करना होता है और फिर उन्हें सॉल्व करना होता है। हमने 16 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं मेरे इसके पहले वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं 16 प्रॉपर्टीज़ हैं। 16 प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में हमें यहाँ एक्सपेंडिंग नहीं करना है, सिर्फ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो 41, 1, 5, 7, 9, 7, 9, 29, 5 एंड 3 इक्वल टू 0। ये एक डिटरमिनेंट है। हमें यहाँ पे इसे 0 के बराबर प्रूव करना है। 0 के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर 0, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। इफ़ एनी टू रोज और column of a determinants are identical, then the value of determinant 0. If any two rows or column of a determinant are in some proportion, then the value of determinant is 0. तो आप इस पहले क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ हमें कुछ कोशिश करनी है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट या तो आइडेंटिकल हो जाएं, दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो जाएं, या किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया है। C1 इक्वल टू -8 C3। C3 में 8 का मल्टीप्लाई करके इसे C1 से माइनस किया है, तो 41 -8 इंटू 5 तो ये 1 हो जाएगा। 79 -8 इंटू 9 ये हो जाएगा 7। 29 -8 इंटू 5 ये हो जाएगा 8 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं इस तरह से C1 और C2 के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो गए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पे x + y, y + z, z + x, z x y 1 1 1 इक्वल टू 0 प्रूव करना है हमें। यहाँ मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया है कि R1 में R2 को जोड़ा है। जैसे मैंने R1 R2 को जोड़ा, हमारे पास यहाँ पर R1 के सारे एलिमेंट x + y + z हो गए। अब मैं यहाँ पर R1 से कॉमन ले सकता हूँ x + y + z को। डिटरमिनेंट में ये फैसिलिटी होती है कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। आई हैव टेकन कॉमन x + y + z फ्रॉम R1. After taking common, you can see R1 and R3 are identical, then the value of determinant is 0. By the property, if any two rows or column of a determinants are identical, then the value of determinant is 0. Now the question number 3. In this question number 3, elements are b minus c, c minus a minus b, c minus a minus b, b minus c, c minus a, b minus c, and c minus a is equal to 0. If we apply the elementary operation, we add c1 is equal to c1 plus c2 plus c3. We find all the element of c1 are 0. By the property, if all element of a row or column are 0, then value of determinant is also 0. Now the fourth number question is depend on the trigonometric identity. In this question, elements are cosec square theta, cot square theta 1, cot square theta, cosec square theta -1, 42, 40 and 2 is equal to 0. I am going to apply an elementary operation here. C1 is equal to C1 minus C2. So cosec square theta minus cot square theta, you know it is equal to 1, and cot square theta minus cosec square theta is equal to -1. 42 minus 40 is 2. So now you can see C1 and C3 are identical, then the value of determinant is 0 by the property. Now the question number 5, it's a very important question. Question number 5, you can see this question, very important question. Here the elements of determinants are a plus b, b plus c, c plus a, b plus c, c plus a plus b, c plus a plus b, b plus c is equal to 2 times of abc, bca and cab. इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। यहाँ पर सबसे पहला काम हमें 2 लेकर आना होगा, और किसी भी एलिमेंट में 2 नहीं है कि हम वहाँ से कॉमन ले लें। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू अप्लाई द एलिमेंट्री ऑपरेशन c1 इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो इसे c1 c2 c3 को जब मैं जोड़ा तो c1 के सारे एलिमेंट 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c हो गए। नाउ आई एम टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम c1। मैंने c1 से 2 कॉमन ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो 2 है वो LHS साइड में जो 2 आना था वो आ चुका है। बाकी जो एलिमेंट है वहाँ पे ABC, BCA और CAB है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले C1 से C2 को माइनस करूँ। तो C1 से C2 को माइनस करने पर फ़ायदा ये होगा कि C1 के एलिमेंट देखिए आप ABC हो गए, जो कि मुझे लाने भी है, लेकिन अभी भी C2 और C3 सेम नहीं है। तो मैंने C3 से C1 को माइनस किया। इससे फ़ायदा ये होगा कि CAB आ गया। आप देख सकते हैं CAB हमें लाना भी है C3 में। फिर मैंने यहाँ पर C2 में C3 को जब माइनस किया तो C2 के एलिमेंट चेंज होकर BCA हो गए। तो अब हमें वो डिटरमिनेंट मिल गया जो डिटरमिनेंट हमें लेकर आना था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। अब आप इस क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दिया हुआ है एक डिटरमिनेंट b² c² bc, b plus c, c² a² ca, c plus a,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हमें इसे जीरो प्रूव करके दिखाना है और किसी भी 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट अभी हमें आइडेंटिकल नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम R1 में A का, R2 में B का, R3 में C का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बाय द प्रॉपर्टी यू नो ए बी मल्टीप्लाई एंड नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी इन ए रो और कॉलम, देन वी हैव टू डिवाइड ऑल्सो। इसलिए मैंने ABC से डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं ये एक प्रॉपर्टी थी। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आपको वीडियो देखना चाहिए और उससे आपको सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी, तब से क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिर मैंने यहाँ से क्या किया कि C1 C2 C3 से मैंने यहाँ पर ABC कॉमन लिया, C1 से कॉमन लिया और C2 से कॉमन लिया। अगर मैं C1 से कॉमन लेता हूँ ABC और C2 से ABC कॉमन लेता हूँ तो बाहर आकर वो ABC का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में वो ABC का स्क्वायर ABC से कैंसिल हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर C1 इक्वल टू C1 प्लस C3 एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि C1 प्लस में C3 ऐड करने से C1 के सारे एलिमेंट एक जैसे हो जा रहे हैं, जो कि हैं AB प्लस BC प्लस CA। अब मैंने यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CA को C1 से कॉमन ले लिया है। ऐसा कॉमन लेने से फ़ायदा क्या हुआ कि C1 और C2 के एलिमेंट आइडेंटिकल हो गए एंड बाय द प्रॉपर्टी यू नो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 there are 2 determinants are given. One is delta 1 and second one is delta 2. So we have to equate delta 1 is equal to delta 2. तो हम delta 1 को delta 2 के इक्वल शो करके दिखा दें या delta 2 को delta 1 के इक्वल शो करके दिखा दें, बात बराबर है। I have taken here delta 2 to equate it is equal to delta 1. So delta 1 2 के जो एलिमेंट हैं वो 1 1 1 yz zx xy xyz है। मैं पहले यहाँ पर C1 में x का, C2 में y का और C3 में z का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि आप डेल्टा 1 में देख सकते हैं एलिमेंट में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है और यहाँ किसी पर पावर 2 नहीं है, 1 नहीं पावर है। इसलिए मैंने C1 में x का, C2 में y का, C3 में z का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि हमें डिवाइड भी करना होगा, तो मैंने 1/xyz से डिवाइड किया। जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हमें डिवाइड भी करना होता है। अब मैंने यहाँ से कॉमन लिया R2 से, आप देख सकते हैं R2 के सारे एलिमेंट xyz है, R2 से हमने xyz कॉमन ले लिया। तो xyz कॉमन लेने से बाहर जो xyz था वो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा जो डिटरमिनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा xyz 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, जो कि अभी भी हमारे डेल्टा 1 के सेम नहीं है। आप देख सकते हैं डेल्टा 1 इसके बराबर अभी भी नहीं है। डेल्टा 1 में R1 में 1 1 लिखा हुआ है, जबकि इसमें R2 में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे। तो मैंने R1 को R2 से इंटरचेंज किया। आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि जब हम किसी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसमें वैल्यू चेंज नहीं होती, बस माइनस लग जाता है। ऐसा करने से आप देख सकते हैं R1 मैच कर गया हमारे डेल्टा 1 से। फिर मैंने R2 और R3 को इंटरचेंज किया, इससे हमारा पूरा वैल्यू मिल गया डेल्टा 1 का। और फिर वो माइनस जो था वो प्लस हो गया, क्योंकि एक बार और माइनस आएगा जब हम R2 को R3 से इंटरचेंज करेंगे। तो हमें डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 1 प्रूव हो गया। थैंक यू। अब अगला वीडियो जो होगा उसमें हम आपको डिटरमिनेंट के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसे 10 बेस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनको सीख लेने के बाद आपको डिटरमिनेंट में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे क्वेश्चंस में हम प्रॉपर्टीज़ का यूज भी कर पाएंगे और एक्सपेंशन भी कर पाएंगे। यहाँ हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का यूज करना था, एक्सपेंशन नहीं करना था। थैंक यू।